तो हेलो बच्चों, आपका स्वागत है वाइड व्यू जूनियर्स में। और आज हम एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं क्लास सिक्स की एक और क्लास न्यू बुक क्यूरियोसिटी से, जिसका नाम है चैप्टर का अ जर्नी थ्रू स्टेट ऑफ वाटर। तो इस जो चैप्टर है इसके अंदर आपने जो भी पढ़ा होगा उन सब के आज हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं एनसीईआरटी बुक से। तो चलो आज शुरुआत करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर की। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले जो समरी जो है उस समरी में हमारे पास कुछ जो है डेफिनेशन दी रखी है। उन डेफिनेशंस को सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम ये क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, ये क्वेश्चन आंसर हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो पहली जो डेफिनेशन दी गई है उसका मतलब है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर स्टेट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है बच्चों कि जब हमारा जो वाटर होता है, जब पानी देखा होगा, जब हम पानी उबालते हैं और उबालने के बाद जो पानी जो होता है वो भाप बनकर जब उड़ जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। मतलब जब पानी जो होता है वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, उस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है। दूसरा है कंडेंशन प्रोसेस। अब इस प्रोसेस का मतलब क्या है? इस प्रोसेस का मतलब है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू द लिक्विड। मतलब जो वाटर वेपर होते हैं उनको लिक्विड बनाना ही कन्वर्जन की प्रोसेस कहलाती है। ये सर कैसे समझेंगे? ये समझना एक सिंपल सी बात है। हमें क्या करना है, आपने कभी भी अगर मैगी बनाई हो या सब्जी बनाई हो या पानी उबाला हो, तो जब हम जो बर्तन होता है उसके ऊपर जो प्लेट रखते हैं, तो आप जब उस प्लेट को खोलते हो तो आप देखते हो कि उस प्लेट के ऊपर छोटे छोटे से जो वाटर्स के क्या लगे रहते हैं, जो बूंदें बनी रहती हैं। वो बूंदें कैसी आती हैं? जब वो भाप बन के जब उड़ता है तो वो बूंदें क्या होती हैं, ऊपर की साइड जम जाती है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंशन प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस? कंडेंशन प्रोसेस। देखो, वाटर जो होता है वो हमें अलग अलग स्टेट में पाया जाता है। मेनली तीन स्टेट होती है। पहली होती है सॉलिड, दूसरी होती है लिक्विड और तीसरी होती है गैस। ठीक है। जैसे कि मान लो सॉलिड स्टेट में सर वाटर क्या कहलाएगा? सॉलिड स्टेट में वाटर होता है आइस, लिक्विड स्टेट में वाटर वाटर होता है, और गैसेस स्टेट में क्या होता है? ये भाप बन जाता है। क्या बन जाता है सर? स्टीम बन जाती है। स्टीम मोमोज खाए होंगे, वो किससे बनते हैं? भाप से बनते हैं। मतलब भाप मतलब सर गैस। स्टेट होते हैं, तीन स्टेट होती है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। समझते हुए चलना। उसके बाद आता है कि वाटर जो होता है वो अपनी स्टेट को चेंज कर लेता है हीटिंग से और कूलिंग से। अब हीटिंग और कूलिंग से कैसे चेंज कर लेता है? देखो, जब हम लोग उसको हीट देते हैं, पानी को जब हम उसको आग लगाते हैं तो हीट देने के बाद वो क्या होता है? वो भाप बन जाती है। और भाप जो होती है वो गैस होती है। क्या होती है? गैस होती है। मतलब हमने वाटर की क्या कर दी? हमने स्टेट चेंज कर दी। दूसरा स्टेट चेंज करने का तरीका होता है कि सर हम उसको क्या करें? उसको हम जमा दें। क्या कर दें? उसको कूलिंग दें। जब पानी जमता है, जैसे कि हमने इससे पहले वाले जो चैप्टर है उसमें भी हमने पढ़ा होगा कि जो बर्फ है वो जमती कितने डिग्री पर है? 0 डिग्री सेल्सियस पे वो जम जाती है, और जमने के बाद वो बर्फ बन जाती है। तो पानी को हीटिंग देने पर, कूलिंग देने पर उसके पोजिशन को बदल सकते हैं। बाकी सारी चीजें हम बाद में पढ़ लेंगे। इवेपोरेशन, कॉज, कूलिंग इफेक्ट, ये भी देख लेना। तो चलो हम सबसे पहले क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ देते हैं कि क्वेश्चन आंसर में हमसे पूछा गया है। हमारा पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, और पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द कंडेंशन। जैसे कि मैंने बताया है कंडेंशन क्या होता है। कंडेंशन की प्रोसेस वो होती है कि जब भी हम कभी बर्तन में या किसी भी चीज में जब हम पानी उबालते हैं तो जो वाटर वेपर्स होते हैं, जो गैसेस होते हैं, वो क्या करती हैं? वो ऊपर जाकर ड्रॉप बन जाती है, मतलब बूंदे बूंदे बन जाती हैं। कभी आपने देखा होगा कि आप कभी ठंडा पानी जब पिए गिलास में, आपने देखा होगा जब उसके अंदर हम ठंडा पानी डालते हैं तो थोड़ी देर बाद जो ग्लास होता है उसके आसपास छोटी छोटी बूंदें जो बाहर की साइड आ जाती है, उसको भी हम लोग उसी प्रोसेस के हिसाब से हम समझते हैं। ठीक है। तो चलो इसका आंसर क्या होगा सबसे पहले देख लेते हैं। पहला हमसे बोल रहा है कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर स्टेट। क्या कंडेंशन का मतलब होता है कि वाटर को वेपर स्टेट में चेंज करना? नहीं सर, ये तो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये प्रोसेस होती है सर इवेपोरेशन प्रोसेस, आपने पहले बताई। ठीक है। तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा हमारा। दूसरा क्या है कि द प्रोसेस ऑफ वाटर चेंजिंग इनटू द लिक्विड इनटू गैसेस। हमसे कह रहा है कि ऐसी प्रोसेस जिससे वाटर को हम लिक्विड से गैसेस में चेंज कर देते हैं, क्या सर ये कंडेंशन प्रोसेस कहलाता है? बिल्कुल नहीं कहलाता है। जब हम लिक्विड से गैसेस में चेंज करते हैं तो सिर्फ किस में चेंज आता है? स्टेट में चेंज आता है। ये कोई प्रोसेस नहीं है सर। तीसरा हमसे पूछा है फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड फ्रॉम टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स। जो छोटी छोटी बूंदें जो होती हैं वो इकट्ठा होकर वो बादल बन जाती हैं।
क्या वो प्रोसेस कंडेंसेशन प्रोसेस कहलाती है? बिल्कुल भी नहीं बच्चों, वो वाली प्रोसेस भी कंडेंसेशन प्रोसेस नहीं कहलाती है। एंड आखिरी हमसे बोला है द कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू द लिक्विड स्टेट। जी हाँ, यस, यही कहलाती है हमारी कंडेंसेशन प्रोसेस। का क्या मतलब होता है? जो वाटर वेपर्स होते हैं वो लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं। पानी जब भाप बन के ऊपर जाता है तो बनने के बाद वो छोटी छोटी ड्रॉप्स के फॉर्म में मिलता है, जिसको हम लोग लिक्विड स्टेट में बताते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है बच्चों? दूसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि सर आइडेंटिफाई इन विच ऑफ द गिवन प्रोसेस इवेपोरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमसे कह रहा है कि इनमें से किस में इवेपोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है हमारे पास कलरिंग विथ। इनमें से किस में इवेपोरेशन प्रोसेस जो है वो बहुत जरूरी है? भाई इनमें से कुछ में इवेपोरेशन प्रोसेस जरूरी है। इवेपोरेशन प्रोसेस के बारे में सर हमने पहले भी बताया, आपको बताया भी है। इवेपोरेशन प्रोसेस का मतलब होता है पानी का जो है वो भाप बन के आसमान में उड़ जाना या पानी को उड़ जाना। ये सारा हमने इस चैप्टर के बारे में पढ़ा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार पढ़ लेना, नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। हम लोग इस वीडियो में आपको समझाते हुए चलेंगे जिससे आपकी सारी दिक्कतें दूर हो जाए। हाँ, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा वाइड व्यू जूनियर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास 7, 6, 8 सबकी जो एनसीईआरटी की बुक है उनके सॉल्यूशंस लेके आते रहते हैं। चलो नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन। हमसे पूछा है कि किस में इवेपोरेशन प्रोसेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्या पहला क्रेयॉन्स में? नहीं, देखो क्रेयॉन्स जो होते हैं वो मोम कलर होते हैं और उनमें इवेपोरेशन प्रोसेस को कोई मतलब नहीं होता, उनसे तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं ना, ठीक है। दूसरा हमसे कह रहा है सर वाटर कलर। हाँ, वाटर कलर में इवेपोरेशन प्रोसेस बहुत जरूरी होती है। अब क्यों जरूरी होती है? जब हम लोग वाटर कलर करते हैं, पेंटिंग बनाते हैं, तो हम लोग इंतजार करते हैं कि जो पहला वाला जो पेंट है, जब सर पहला वाला पेंट सूख जाएगा उसके बाद हम दूसरे कलर करेंगे इसके ऊपर, नहीं तो वो बिगड़ जाएगा। तो इसके लिए क्या होता है, जो पानी है उसका सूखना बहुत जरूरी होता है। तो इसको मतलब है कलरिंग विथ वाटर कलर गिवन प्रोसेस इवेपोरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कलरिंग ऑफ वाटर में इवेपोरेशन प्रोसेस बहुत जरूरी होती है। पेंसिल कलर में इंपॉर्टेंट नहीं होती, क्योंकि पेंसिल कलर में इवेपोरेशन का कोई काम ही नहीं होता है। क्या काम होता है पेंसिल में? कोई काम नहीं होता है। एक्रेलिक कलर में भी कोई काम नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? वाटर कलर। तीसरा हमसे पूछा है कि राइटिंग ऑन अ पेपर विथ। जब हम पेपर पे लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं? पेंसिल से, वॉल पॉइंट पेन से, इंक पेन से। इवेपोरेशन इंक पेन में बहुत जरूरी होती है। अगर आपने इंक पेन इस्तेमाल की होगी, जो फाउंटेन पेन आती है, फाउंटेन पेन में क्या होता है, जब हम उसको लिखते हैं तो लिखने के बाद क्या होता है, जब तक वो इवेपोरेट नहीं हो जाती है, जैसे हम जेल पेन से लिखते हैं, तो जब तक वो उड़ नहीं जाती है, मतलब थोड़ी देर वो सूख नहीं जाती है, तब तक हमें क्या करना पड़ता है, उसके ऊपर उंगली नहीं करनी। जैसे उंगली हम उसके ऊपर ऐसे रब करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो सारा साफ हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, पूरा जो लिखा होगा सब मिटा जाएगा। तो चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? इसका आंसर हो जाएगा इंक पेन। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा है, क्या पूछा है कि वी सी ग्रीन कलर्ड प्लास्टिक ग्रास। की देखो हम अपने आसपास क्या करते हैं, हम देखो हम दो चीजों का इस क्वेश्चन में बात कर रहे हैं। पहला है प्लास्टिक की आर्टिफिशियल ग्रास का, और दूसरा है रियल ग्रास का। किसका? आर्टिफिशियल ग्रास का और रियल ग्रास का। तो हमसे कह रहा है कि प्लास्टिक की ग्रास जो होती है वो बहुत जगह इस्तेमाल की जाती है। स्पेस अराउंड नेचुरल ग्लास फील कूलर। हमसे कह रहा है कि जब हम प्लास्टिक ग्रास लगाते हैं तो वो जो होती है वो क्या करती है, वो हल्की सी गर्म, मतलब वो क्या होती है, वो कूलर नहीं होती है। जबकि हमसे बता रहा है कि जो नेचुरल ग्लास होती है, नेचुरल ग्रास जो होती है, जब हम उसको देखते हैं, जब हम उसको फील करते हैं, आसपास हम देखते हैं, तो हमको एक कूल सा लगता है, मतलब ठंडक सी महसूस होती है। और जबकि प्लास्टिक जो ग्रास होती है उसके आसपास ऐसा हमें नहीं लगता है। ऐसा क्यों है? देखो जो प्लास्टिक ग्रास होती है उसके अंदर पानी नहीं होता है, तो जब पानी नहीं होता है तो हमें ऑब्वियसली कूल नहीं लगती है। जबकि जो हमारी नेचुरल ग्रास होती है वो कैसी होती है, उसके अंदर पानी होता है। तो पानी क्या होता है, इवेपोरेट होता है, उसके अंदर एक प्रोसेस होती रहती है ना, न्यूट्रिशन, वो मिनरल्स को इधर उधर भेजते हैं। तो न्यूट्रिशंस को जब वो लोग भेजते हैं तो उसके लिए उन्हें क्या जरूरत पड़ती है सर? पानी की बहुत जरूरत पड़ती है। और जब पानी की जरूरत पड़ती है, जब पानी की जरूरत पड़ती है तो हमें कूल लगता है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि नेचुरल ग्रास रिलीज वाटर वेपर्स। नेचुरल ग्लास क्या करती है? वाटर वेपर्स थ्रू ट्रांसपिरेशन मेथड के थ्रू नेचुरल ग्रास जो होती है वो वाटर को रिलीज करती है। और द इवेपोरेशन ऑफ दिस वाटर, जो जब ये वाटर जो होता है जब इवेपोरेट होता है तो हमें आसपास क्या लगता है? हमें आसपास
कॉज कूलिंग, तो हमें आसपास की जो हवा होती है उस हवा में हमें कैसा महसूस होता है, ठंडा ठंडा सा महसूस होता है, ठंडा ठंडा कूल कूल। और जबकि जो वाटर सॉरी जबकि जो प्लास्टिक की ग्रास होती है डज नॉट रिलीज वाटर, क्योंकि उसके अंदर वाटर नहीं होता है। तो जब वाटर नहीं होता है तो नो एवेपोरेशन और कूलिंग अकर्स, तो जब कोई भी उसके अंदर पानी होता ही नहीं है तो वो क्या करती, इवेपोरेशन नहीं करती। जब इवेपोरेशन नहीं करती तो हमें वो ठंडी नहीं लगती है एज कंपेयर टू द नेचुरल ग्रास। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करेंगे। सो व्हाट इज आस्क्ड टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कह रहा है कि सर गिव एग्जांपल, एक मिनट रुकना, इसको इरेज कर देते हैं कि ऊपर नीचे हो गया है। तो हमसे कह रहा है कि सर बताओ ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं सर जो क्या करती हैं, जो इवेपोरेट हो जाती है वाटर के अलावा। अब भाई वाटर के अलावा ऐसी कौन कौन सी चीज होती हैं जो इवेपोरेट हो जाती है, क्या आपको पता है? देखो वाटर के अलावा बहुत सारी ऐसी चीज होती हैं जो इवेपोरेट हो जाती हैं। उनमें से एक चीज होती है हमारी पेट्रोल डीजल। पेट्रोल डीजल आपने देखा होगा कि हमारे जो बड़े लोग होते हैं वो हमको बताते हैं कि पेट्रोल डीजल है वो खुले में मत रखना, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। उड़ने का मतलब है इवेपोरेट हो जाएगा, भाप बन के आसमान में उड़ जाएगा, देखा है ना। दूसरा होता है एल्कोहल। एल्कोहल भी सेम तरीके से काम करता है कि जब हम एल्कोहल को जब खुले एटमॉस्फेयर में रखते हैं तो वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, जो सॉरी धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो उड़ जाता है, वो क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, वाटर की तरह इवेपोरेट हो जाता है। जब वो इवेपोरेट हो जाता है मतलब उड़ जाता है। तभी आपने देखा होगा वो ज़्यादातर जो होते हैं वो टाइट कंटेनर्स में आती हैं जो एल्कोहल्स होती हैं, और जो पेट्रोल और डीजल होते हैं वो भी ऐसी जगह रखी जाती हैं ताकि बंद रहें, ताकि जो है वो उड़े ना। हमारी टंकी भी हम क्लोज रखते हैं या हम उसको कभी खुले में नहीं रखते। एक तो क्या होता है हीट की वजह से वो आग भी पकड़ सकती है, और दूसरा क्या होता है वो इवेपोरेट हो जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, अगर इसका आंसर हमसे पूछा है तो हम लोग लिख सकते हैं कि सर एल्कोहल। एल्कोहल एक मिनट, इसका आंसर हमारे पास लिखा है तो हम लोग आपको बता देते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा कि सर परफ्यूम्स, एल्कोहल, नील पॉलिश रिमूवर, पेट्रोल, डिओड्रेंट, सैनिटाइजर और केरोसिन। देखो सैनिटाइजर और परफ्यूम का रह गया था, वो मैंने आपको नहीं बताया है, लेकिन मैं बता देता हूँ, एग्जांपल्स में दिया है। परफ्यूम्स में आपने ज़्यादातर देखा होगा जो बोतल्स आती है वो कैसी आती है, उनकी एकदम टाइट कंटेनर में आती है, फुल पैक रहती है ताकि उनके अंदर से वो जो परफ्यूम है वो उड़ ना जाए, क्योंकि वो बहुत जल्दी वेपोरेट होता है। दूसरा होता है हमारा क्या, सैनिटाइजर। सैनिटाइजर जब हमने कोविड के टाइम पे इस्तेमाल किया था तब आपने देखा होगा जब हम उसको हाथ में लगाते हैं तब उसको ऐसे जब लगाते हैं तो क्या हो जाता है, वो अपने आप इवेपोरेट हो जाता है। इसका मतलब है ये वाटर की तरह क्या हो जाता है, ये वाटर की तरह उड़ जाता है। सेम तरीके से केरोसिन भी काम करता है, जब हम उसको खुले में रखते हैं, जब हम उसको खुले में रखते हैं तो क्या हो जाता है, वो धीरे धीरे इवेपोरेट हो जाता है। तो इवेपोरेट कौन कौन सी चीज हो जाती है सर, परफ्यूम इवेपोरेट हो जाता है, एल्कोहल इवेपोरेट हो जाता है, नील पॉलिश रिमूवर हो जाता है, डिओड्रेंट हो जाता है, सैनिटाइजर हो जाता है, और सर केरोसिन भी हो जाता है। ईटीसी भी कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि इतने एग्जाम्पल आपके लिए पर्याप्त होंगे। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा है कि फैन मूव एयर अराउंड क्रिएटिंग सेंसेशन। ओके ओके, समझ गया मैं, आपको भी समझा देता हूँ। सिंपल तरीके से ये बता रहा है कि देखो क्या करते हैं बरसात के मौसम में, जब हमने देखा होगा हमारे जो कपड़े वगैरह होते हैं वो सूख नहीं पाते। क्या होता है जब बाहर बारिश हो रही है तो बाहर मम्मी ने जब कपड़े डाले हैं तो क्या है, धूप आ नहीं रही है, और अगर बारिश हो रही है तो सूख नहीं पाएंगे। तो उस टाइम पे हमारी मम्मियाँ क्या करती हैं, जो कमरे होते हैं कमरे में रस्सी बांध देती हैं और वहाँ जो जो पंखा होता है पंखे की हवा में डाल देती है। लेकिन सर जब हमने सुना है जो पंखा होता है वो ठंडी हवा देता है, जब पंखा ठंडी हवा दे रहा है तो वो कपड़े को सुखा कैसे ले सकता है, यही तो पूछा है। अब हम क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं कि जब फैन मूव्स एयर अराउंड, की फैन जो होता है वो आसपास घूमता है तो क्रिएट क्या करता है, कूलिंग सेंसेशन। जब पंखा चलता है तो हमें ठंडी हवा देता है, लेकिन इट माइट सीम स्ट्रेंज टू यूज अ फैन टू ड्राई वेट क्लॉथ्स। इसका मतलब ये है कि जब हम लोग जो गीले कपड़े होते हैं पंखे के नीचे रखते हैं तो वो सूख जाते हैं। कैसे सूख जाते हैं, जब वो ठंडा हवा दे रहा है। सिंस फैंस यूजली मेक थिंग कूलर, जो जहाँ तक हमने देखा है, जहाँ तक हमने सुना है कि सर जो पंखे होते हैं वो ठंडी हवा देते हैं। जब वो ठंडी हवा दे रहे हैं तो सर कपड़ों को भी ठंडा करे वो सुखा कैसे देते हैं। तो नॉर्मली व्हेन वाटर इवेपोरेट इट रिक्वायर हीट नॉट कोल्ड एयर। और सर हमने ये भी सुना है, सर आपने बताया कि जब इवेपोरेशन होता है उसके लिए हीट जरूरी होती है ना कि हवा जरूरी होती है, क्योंकि जब धूप आएगी तभी तो इवेपोरेट होगा। लेकिन सर यहाँ तो सिर्फ हवा चल रही है, तो बताओ सर ऐसा क्यों हो रहा है। देखो
ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो इवेपोरेशन होते हैं उसके लिए वाटर भी बहुत, वो विंड भी बहुत जरूरी होती है। और जब हवा चलती है, क्या चलती है, जब हवा चलती है तो हवा चलने से क्या होता है, जो वाटर वेपर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं। हवा चलने से ज्यादा वाटर वेपर्स इवेपोरेट हो जाते हैं, ऐसे निकल जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा सर, इसका आंसर होगा कि जो फैन हेल्प्स द एयर टू मूव फास्टर, जो हवा, जो देखो जैसे कि नॉर्मली हमारा जो कमरा है उसमें हवा है ऑलरेडी, लेकिन पंखा चलने से क्या होता है सर, जो हवा होती है वो फास्ट हो जाती है। जब हवा फास्ट हो जाती है तो उससे क्या होता है, जब ज्यादा हवा बढ़ जाती है तो वो क्या कर देता है, विच इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन बाय कैरिंग अवे। तो इससे क्या हो जाता है, जो इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है, जो पानी है, जो पानी को निकालने में और ज्यादा मदद मिलती है। धीरे धीरे पानी क्या करता है, उड़ देता है ज्यादा ज्यादा पंखा चलाने से, ठीक है। तो दिस स्पीड अप ड्राइंग इवन विदाउट इंक्रीजिंग हीट। और जब ज्यादा हवा चलती है, ज्यादा हवा चलने से सर जो इवेपोरेशन होता है उसकी प्रोसेस जो होती है वो तेज हो जाती है, वाटर पेपर्स बाहर निकलने लगते हैं, कमरे से बाहर जाने लगते हैं। और इस प्रोसेस में क्या होता है, जब ज्यादा हवा चल रही है तो हमें हीट की भी जरूरत नहीं है सर, हीट की जरूरत नहीं है। हीट की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि पहले से ही हमने स्पीड अप कर दिया है पंखे को। जब हमने पंखे को स्पीड अप ऑलरेडी कर दिया है तो हमें हवा की जरूरत, सॉरी, तो हमें हीट की जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा कि सर फैन हेल्प्स द एयर मूव फास्टर, पंखे जो होते हैं जो हवा करने में बहुत ज्यादा फास्ट कर देते हैं, विच इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, जिसकी वजह से सर जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है वो कैरी अवे हो जाता है, निकल जाता है। और जो स्पीड अप ड्राइंग की वजह से ये स्पीड अप हो जाता है, सुखाने में जो स्पीड अप कर देता है, जल्दी जल्दी सूख जाते हैं बिना किसी हीट के। तो चलो यार क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या पूछा है, और आज के लिए हम, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन 6 ही हमारे लिए काफ़ी पर्याप्त होगी, फिर इसके बाद बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, बाकी हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। लेकिन पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा है कि as usually when sludge is removed from the drain। अब भाई इसका क्या मतलब, देखो सिंपल बता देता हूँ। अगर आप ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ की क्या है, सीवेज सिस्टम है, तो सीवेज सिस्टम में क्या होता है, जब जो सीवेज साफ करने वाला होता है, जो नालियाँ या नाले वगैरह साफ करता है, तो ज्यादातर क्या करता है, उसमें से जो कचरा होता है, जब वो जो सफाई करता है तो उसमें से जो कचरा होता है उसको बाहर निकाल देता है। और बाहर निकालने के बाद वो वहीं छोड़कर चला जाता है। जब चला जाता है तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि 2-3 दिन में क्या होता है, जब उसके अंदर जो पानी वगैरह होता है वो इवेपोरेट हो जाता है, उसके अंदर जो बदबू वगैरह होती है वो भी निकल जाती है। और 2 दिन बाद जब सूख जाता है तो उसको ट्रांसपोर्ट करना बहुत ईजी हो जाता है। यही तो पूछा है क्वेश्चन में भी, देख लेते हैं कि सर सही बता रहे हैं या नहीं बता रहे। कि व्हेन स्लज इज रिमूव फ्रॉम द ड्रेन इट इज लेफ्ट इन हीप नेक्स्ट फॉर द ड्रेन फॉर 2-3 डेज। इसका मतलब ये है कि देखो जब हमने ड्रेनेज में से वो कचरा जब निकाला था, जो कचरा निकाला था जिसको हम लोग स्लज बोल रहे हैं, स्लज का मतलब होता है ऐसा कचरा जो जो नाली वगैरह से निकलता है, जो गंदा गंदा सा होता है। जब हमने उसको निकाला था तो उसको हमने 2-3-4 दिन के लिए क्या कर दिया, बाहर रख दिया। एंड आफ्टरवर्ड इट इज ट्रांसपोर्ट टू गार्डन और फील्ड, एंड ट्रांसपोर्ट टू गार्डन टू फील्ड वेयर इट कैन बी यूज एज, कैसे कर सकते हैं हम उसको यूज। इससे हमसे ये कह रहा है कि देखो जब हम 2-3 दिन तक उसको सुखाते हैं, सुखाने के बाद क्या हो जाता है, जो जो स्लज होता है वो सूखने के बाद 2-3 दिन जब सूख जाता है तब उसको क्या करते हैं, जो कचड़ा होता है उसको हम लोग गार्डन में भी इस्तेमाल कर लेते हैं। किसमें इस्तेमाल कर लेते हैं, गार्डन में भी इस्तेमाल कर लेते हैं। एक मिनट ना। And this approach reduce the transportation cost of the sludge and enhance the safety of individual handling it। इसका मतलब ये है कि हमसे कह रहा है कि जब ये स्लज जो है 2-3 दिन तक जब सूख जाता है, उसके बाद क्या होता है, जो ट्रांसपोर्ट करना इसको बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि पानी वगैरह नहीं छोड़ता है, गंदगी वगैरह नहीं छोड़ता है, इसको उठाना आसान हो जाता है। और ये क्या करता है, कॉस्ट भी जो होता है हमारी क्या कर देता है, कॉस्ट भी हमारी बचा लेता है, और साथ ही साथ जो लेके जाते हैं उनके लिए भी सेफ्टी हो जाती है। हमसे पूछ रहा है कि रिफ्लेक्ट अपॉन एंड एक्सप्लेन हाउ, तो हमें ये इसको एक्सप्लेन करना है। इसको क्या करना है कि एक्सप्लेन करना है कि सर ऐसा क्यों होता है। अब इसको एक्सप्लेन करो भाई। इसको एक्सप्लेन करने के लिए जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसको 2-3 दिन तक बाहर इसलिए रखा जाता है ताकि इसके अंदर जो पानी, जो मॉइस्चर वगैरह हो वो इवेपोरेट हो जाए, और इवेपोरेट होने के बाद ये खाद तरीके का बन जाता है जिसकी मिट्टी को हम आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका आंसर क्या होगा, चलो तुम्हारे लिए भी आंसर भी बता देते हैं। इस आंसर को लिख भी सकते हो, ठीक है, ये नोट्स के लिए काम आएगा। एनसीईआरटी
की बुक से ही सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप इसको नोट्स भी बना सकते हैं। तो और वीडियो को लाइक भी कर दो। चलो बढ़ते हैं। तो व्हेन स्लज इज लेफ्ट इन द ओपन, तो जो स्लज होता है वो उसको क्या करते हैं, जब उसको हम ओपन में छोड़ देते हैं, जो उसके अंदर वाटर होता है, वाटर फ्रॉम इट, वाटर जो होता है इसका इवेपोरेट हो जाता है। सर इवेपोरेट क्यों हो जाता है? इवेपोरेट मतलब जो पानी होता है वो भाप बन के ऊपर उड़ जाता है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ड्यू टू हीट एंड एयर मूवमेंट, कि जब जो घाम जब जो धूप आती है, धूप की वजह से क्या होता है, उसके अंदर जो पानी होता है वो इवेपोरेट हो जाता है, और हवा चलती है उसकी वजह से भी पानी क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। और जब इवेपोरेट हो जाता है तो इट रिड्यूसेस मॉइस्चर, और वो इसके अंदर जो पानी होता है उसको क्या कर देता है, उसके मॉइस्चर को रिड्यूस कर देता है। मेक इट लाइटर, इसको लाइटर कर देता है। जब पानी उड़ गया तो जो कचरा है वो ज्यादा भारी नहीं रह जाएगा, जो स्लज है वो ज्यादा भारी नहीं रहेगा। और जब ज्यादा भारी नहीं रहेगा तो इसको आसानी से हैंडल कर सकते हैं, आसानी से हम किसी में भी भर के उसको उठा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। और ड्राई स्लज जो होता है इट्स आल्सो एक्ट एज मैन्योर, मैन्योर का मतलब होता है उसको खाद की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं डीकम्पोजिशन के बाद। इसको हम खाद की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं डीकम्पोजिशन के बाद। तो आज के वीडियो में हमने कवर किए थे आज टॉप 6 क्वेश्चन, और हाँ 6 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। बाकी के जो 3-4 क्वेश्चन जो बचे हैं वो हम अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही देखते रहे, और भी हम वीडियो ऐसे ही आपके लिए लाते रहेंगे।